अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा। अब से चंद घंटे पहले इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा पावर शो अटक में ख़त्म हुआ। इस पावर शो की इस स्टेज पे अहमियत क्या है और इसके खिलाफ शरीफ जरदारी रजीम का जो काउंटर स्ट्रेटजी और प्लान जो है वो क्या बन रहा है, इसके हवाले से बात करनी है। 5 बुनियादी नुक्ते जो हैं मैंने इस पर तैयार किए हैं। ये मेरे हाथ में इसके पॉइंट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं और एक एक करके मैं आपके सामने ये पॉइंट्स लेके आता हूँ। लेकिन सबसे पहले पॉइंट नंबर वन ये है कि एक दिन पहले गुज़श्ता दिन हम क्या सोच रहे थे। उस वक़्त जो पल्स थी इस्लामाबाद के सियासी हलकों में, ब्यूरोक्रेटिक हलकों में, वो ये थी कि एक तरह से फैसला हो गया है, कहीं से एक असेसमेंट आई है कि इमरान खान ने जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पैदा की है, जो एक एहसास पैदा कर दिया है, इसका हल यही है कि जल्द से जल्द इंतखाबात किए जाएं। इसको रोकने की कोई क्रैकडाउन के ज़रिए कोशिश ना की जाए। इसका मतलब है कि असम्बलियाँ टूट सकती हैं और जल्द से जल्द इंतखाबात हो सकते हैं। अगर असम्बलियाँ बजट से पहले या बजट के बाद टूटती हैं तो इंतखाबात जो है वो सितंबर या फिर अक्टूबर के अंदर हो सकते हैं। ये वो सूरत हाल थी जो उस वक्त जिसने बहुत तूल खींचा, जिसको बहुत अहमियत मिलने लग गई, जब PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने, जिन्हें नवाज शरीफ साहब के करीब भी समझा जाता है, जो इस वक्त पाकिस्तान की दूसरी दफ़ा डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने BBC उर्दू को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इसकी तरफ इशारा किया और उसके बाद इस हवाले से बहुत सी बहस जो है वो छिड़ गई। ये बात भी बहुत शिद्दत से हमारे सामने आ रही है गुज़श्ते कई दिनों से कि PMLN के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग धड़ा ऐसा है जो समझता है कि मईशत को देखें और पॉलिटिकल चैलेंज को देखें, पंजाब की बदलती हुई सियासत को देखें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो एक मखलूत हुकूमत इस वक्त चल रही है, ये जो एक 10 पार्टीज़ की हुकूमत है, इसे बहुत देर तक ना चलाया जाए। ये PMLN की पॉलिटिक्स के लिए अच्छी नहीं है और ज़रूरी है कि, और फिर इकनॉमिक सिचुएशन भी ऐसी है कि इसमें अगर आप पॉपुलिस्ट मेजर्स करते हैं तो आपको IMF और सऊदी अरेबिया से मदद नहीं मिल सकेगी। अगर आप रियलिस्टिक वो डिसीजन मेकिंग करते हैं जो IMF चाहती है तो ज़ाहिर है कि अवाम का गैज़ो गज़ब गुस्सा जो है बहुत बढ़ जाएगा। तो ये सूरत हाल कल डिस्कस होती रही और कल का मेरा जो वीलॉग था वो इसी हवाले से था कि ये एक सूरत हाल डेवलप हो रही है, ये हतमी नहीं है। PTI के सोर्सेज का ये कहना था कि जब तक एक इलेक्शन असम्बलीज़ के तोड़ने का फैसला या इलेक्शन की तारीख हमारे सामने नहीं आती, हमारी जद्दोजहद जो है वो जारी रहेगी, क्योंकि ये कोई हतमी चीज़ नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि रात के वक्त एक ऐसी सूरत हाल डेवलप कर गई कि ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद अपने आप को अपने ही BBC उर्दू के इंटरव्यू से डिस्टेंस करना शुरू कर दिया। जब वो एक और टेलीविज़न प्रोग्राम में अपीयर हुए, वहाँ उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझा गया है, सयाको सबाक से हटा के लोगों ने इसको समझने की कोशिश की है और मैं पीपल्स पार्टी की जो जजमेंट है उससे एग्री करता हूँ। उससे चंद घंटे पहले आसिफ अली जरदारी साहब, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो कि नहीं करते, बहुत ही कम है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्होंने एक अनप्लान प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ बात की है फ़ोन पे, मैंने उन्हें समझाया है, मैंने उनको बताया है, हमारा एक एग्रीमेंट है और जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं होती उतनी देर तक इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकते और इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है उनको करना बहुत ज़रूरी है। ये वही प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो गुमराह हो चुके हैं, वो मिसगाइडेड हैं, वो पाकिस्तान की इलेक्शन को और यहाँ के मसाइल जो हैं उनको नहीं समझते। सो रात को एक नई सिचुएशन ने डेवलप होना शुरू हुआ और वो ये है कि शरीफ जरदारी जो हैं वो अर्ली इलेक्शन के ख़िलाफ़ है। ये है कल की सिचुएशन, जो कल तक हमारे सामने सिचुएशन थी। और ये सिचुएशन जो है ये कैसे इस बदलती है इस वक्त, ये मेरा सेकंड पॉइंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो सेकंड पॉइंट ये है कि अटक का जो जलसा हमारे सामने आया, इसकी अहमियत क्या है। पहले ज़हन में रखें कि अटक है कहाँ पे। अटक शहर का और अटक का जो मुकाम है, शहर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अटक का डिस्ट्रिक्ट और अटक का जो जोग्राफिया है वो इम्पोर्टेंट है। शहर तो अटक का बना है कोई 20वीं सदी के शुरू में, 1904 में, जब एक अंग्रेज़ अफसर जो हैं कॉलन कैम्बल, उनके नाम पे इसको कैम्बलपुर कहा गया। बाद में इसका नाम बदल के अटक हो गया, जो बाद में इसका एक तरह से पुराना नाम बनता है। ये संगम है पंजाब प्रॉपर का, ये रावलपिंडी डिवीज़न में है, यहाँ पंजाब ख़त्म होता है, इसके आगे खैबर पख्तूनख्वा जो है दरिया सिंध आ जाता है और दरिया सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा बाकायदा तौर पर जो है वो शुरू हो जाता है। शहर की अपनी आबादी जो है वो 1.5 लाख, 2017 का जो सेंसस है, मरदमशुमारी है, वो शक करती है कि अटक शहर जो है उसकी आबादी को 1.5 लाख के से भी कम थी उस वक़्त। अभी बहुत बढ़ भी गई होगी तो 2.25 लाख हो गई होगी, लेकिन जो जलसा आपने देखा वो इससे बहुत बड़ा था, जिससे आपको साफ तौर पे पता चलता है कि जो आपने
हजूम देखा, जो आपने क्राउड देखा, जिसको ड्रोन व्यू से जब आप देखते हैं तो ये अटक शहर की आबादी का मंजर नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके के अंदर एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुई है। ना सिर्फ ये कि जलसा गाह भरा हुआ था, ये मुकाम भरा हुआ था, बल्कि ग्राउंड से बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, विच क्लियरली शोज़ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में, ये पूरे डिवीज़न के अंदर से मोबिलाइजेशन हुई है। शायद खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग दरियाए सिंध की दूसरी तरफ से आए हैं और पूरा जो बेल्ट है उसमें से लोग यहाँ पे आए, तो ये बहुत बड़ा एक जलसा था। लेकिन इस जलसे के बाद हम खड़े कहाँ हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर इस जलसे से पहले हमें ऐलान किया गया था, हमें ये बताया गया था तहरीक इंसाफ की तरफ से कि इमरान खान साहब को बहुत बड़ा फैसला करेंगे, बहुत बड़ा ऐलान करेंगे। तो अगर आप एक एक लाइन, एक एक जुमला इमरान खान साहब का इस जलसे में देखते हैं तो आपको कोई बहुत बड़ा ऐलान वहाँ पे नज़र नहीं आता। ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी खबर है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी ऐसी नई चीज़ यहाँ पे नहीं की। इससे पहले हर जलसे में वो कोई नई बात ऐसी करते थे जिससे टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता था। लेकिन आपने देखा कि एबटाबाद के जलसे के बाद उनके टोन एंड टेनर में फ़र्क आया है और अब बहुत सी और जगहों का वो जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि उनका तमाम तर जोर जो है वो शरीफ और जरदारी ख़ानदान पे है। और आज एक बार फिर उनका तमाम तर जोर जो है वो शरीफ और जरदारी ख़ानदान पे रहा, उनकी करप्शन पे रहा, FIA के केसेस पे रहा। और इसकी ख़ास किस्म की अहमियत है। पहले इस चीज़ की अहमियत है उन्होंने क्या नहीं कहा, इन बिटवीन द लाइन जिसे समझने की ज़रूरत है, और जो उन्होंने कहा। जब आप FIA केसेस की तरफ आते हैं जहाँ उन्होंने खराज तहसीन पेश किया डॉक्टर मोहम्मद रिजवान को, FIA के वो डायरेक्टर, वो ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिनकी चंद दिन पहले खासी पुरसरार हालात में जो उनकी रहलत हुई, उनकी डेथ हुई, और उसके बारे में एक आम तासर ये है कि जिस तरह से उन्हें हटाया गया, जिस किस्म का उनके ऊपर दबाव था, बीमार वो पहले थे, उनको एक नो फ्लाई लिस्ट में, यानी जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है उसमें उनका नाम डाल दिया गया, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था क्योंकि उनके पास बहुत मालूमात थी, बहुत से हक़ाइक़ थे। वो इस केस के इन्वेस्टिगेटर थे, जिसको उर्फ़ आम में सियासी तौर पर मकसूद चपरासी केस जो है वो कहा जाता है। तो उनको उन खराज तहसीन भी दिया। उन्होंने इस तरफ भी इशारा किया कि पाकिस्तान के जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो सिविल सर्वेंट हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान की जो करप्ट डिनेस्टीज़ हैं उनका कितना प्रेशर है, और इस मुल्क में भला कोई क्या इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर सकेगा। लेकिन ये केसेस के ऊपर जो डिस्कशन है इस जलसे के अंदर, और जो आज सारा दिन होती रही है पाकिस्तान के अंदर, इसकी बहुत अहमियत है। और इमरान खान साहब जो जरदारी शरीफ रजीम पे बरसते रहे हैं, इसकी भी बहुत अहमियत है। आखिरी पॉइंट तक मेरे देखिएगा, फिर आप इसकी इंपॉर्टेंस को जो है वो समझ सकेंगे, और जहन में वो पॉइंट भी रखें कि किसी ने ये असेसमेंट दे दी है शरीफ जरदारी रजीम को कि इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, इलेक्शन करवाने चाहिए, बिकॉज जिस किस्म की पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो रही है इसके रास्ते में हम नहीं आना चाहते, हम इसे नहीं रोक सकते। और अगर आप इस मोबिलाइजेशन को रोक सकते हैं, इसे हैंडल कर सकते हैं, तो फिर देख लें, वरना इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे। ये एक असेसमेंट है जो कल इस्लामाबाद के हलकों के अंदर जो है वो ट्रैवल करी थी, जिसकी बेसिस पे मैंने अपना कल का वीलॉग जो है वो आपके सामने किया था। अब जो चीज़ सुबह से शुरू हुई, आपने देखा कि टेलीविज़न पे, और ख़ास करके टेलीविज़न को तो मारे गोली, उससे पहले ट्विटर के ऊपर एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई कि FIA ने अदालत के सामने लाहौर के अंदर ये इस्तदा की है कि इन केसेस को FIA, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके साहिबजादे हमजा शरीफ के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनको FIA फोल्ड करना चाहती है, विड्रॉ करना चाहती है। और उसके हवाले से फिर ये सारा दिन बहस होती रही, और उसमें जितने भी PTI के बड़े बड़े लीडरान हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत एक्टिव ट्विटराटी क्राउड है, टेलीविज़न एंकर हैं, उन्होंने FIA की बड़ी मज़म्मत की। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की भी बहुत ज़्यादा मज़म्मत जो है वो उस हवाले से की गई। लेकिन चंद घंटे पहले FIA ने अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर एक प्रेस रिलीज़ जो है इस हवाले से इशू की है, जिसमें FIA का कहना है कि ये एक फ़ेक न्यूज़ है। FIA ने केसेस जो हैं वो विड्रॉ नहीं किए हैं। ये अगली हेयरिंग जो है वो 14 मई को होगी, और ये बात बिल्कुल गलत है, और ये फेक न्यूज़ जो फैलाएगा उसको सज़ा भी दी जा सकती है, FIA उसके खिलाफ एक्शन कर सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक और भी हैंड रिटन एप्लीकेशन दिखाऊंगा। ये 11 अप्रैल, यानी अब से कोई 1 महीना पहले की, 11 अप्रैल 2022 की हैंड रिटन एप्लीकेशन है FIA के प्रोसिक्यूटर या वकील की तरफ से, जिसके नीचे नाम थोड़ा सा कटा हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि चूँकि अब जो मुलज़िम है शहबाज शरीफ साहब वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने लगे हैं, तो क्वार्टर्स दैट बी वो इस चीज़ को विड्रॉ करना चाहेंगे। उस वक्त DG FIA सनाउल्लाह साहब थे, अब DG FIA राय ताहिर हैं। अब जो आज प्रेस रिलीज़ है उसमें इशारा किया गया है कि ये एक ये एक ओपिनिएटेड चीज़ थी, उसको ये कहा गया, उसको बाकायदा नाम दिया गया है कि ये एक ओपिनिएटेड एप्लीकेशन थी जो FIA के
प्रोसिक्यूटर की तरफ से दी गई थी, ये खदशा उन्होंने जाहिर किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि केसेस जो हैं वो विड्रॉ हो गए हैं, हमने केसेस जो हैं विड्रॉ नहीं किए। अगर अभी हैंड रिटन एप्लीकेशन को अब डिसोन कर दिया एक तरह से एफआई ने, ये और बात है कि ये अब अदालत का रिकॉर्ड है। इस वजह से अगर आप हैंड रिटन एप्लीकेशन को देखें, ये मैं डाइग्रेशन कर रहा हूँ, और उसकी अंग्रेज़ी देखें और उसमें जिस तरह से आर्गूमेंट बिल्डअप किया गया है, जिस तरह से अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, तो उसको देख के आपको धचका सा ये भी लगता है कि एफआईए की तो किसी भी केस को विड्रॉ करने की क्या ज़रूरत है। एफआईए की और उसकी जो काउंसल्स हैं या उसकी जो लीगल टीम है, उसकी किसी भी केस को सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट करने की शायद कोई बहुत ज़्यादा सलाहियत नहीं है। एफआईए यकीनन तौर पर जर्नलिस्ट को, टेलीविज़न एंकर, व्लॉगर्स वगैरह को अरेस्ट कर सकता है, उनको मारपीट भी उनकी कर सकता होगा। ये सलाहियत एफआईए की मस्कुलर पावर ज़रूर होगी, लेकिन दिमागी तौर पे एफआईए की कोई ज़्यादा ताकत यहाँ पे हमें सलाहियत नज़र नहीं आ रही। और ये समझ आ रही है कि ज़रूरत इस चीज़ की है कि एफआईए अपनी लीगल स्किल्स को, अपने एनालिटिकल स्किल्स को, लिखने की स्किल्स को, केस बनाने की स्किल्स को, प्रोसिक्यूट करने की स्किल्स को बढ़ाए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि एफआईए ने जो एक्सप्लेनेशन भी अपनी दी है प्रेस रिलीज़ में, उसके बाद जो सूरत हाल हमारे सामने आती है वो ये सामने आती है कि जो कि आरिफ हमीद भट्टी साहब, जो इस मुल्क के बहुत ही मुमताज़ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो मेरे एक प्रोग्राम में आज उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और उसमें उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब हुकूमत जो है वो बिल्कुल भी केसेस को वहाँ से विड्रॉ नहीं करना चाहती। उसका तो इंटरेस्ट ये है कि इसी अदालत से केसेस को ऐसा कमज़ोर करके एफआईए के ज़रिए प्रेजेंट किया जाए कि ये केसेस जो हैं उनसे एक्विटल हो सके, शहबाज शरीफ साहब का और इसी तरह से उनके साहिबजादे हमज़ा जो हैं उनका भी एक्विटल हो सके इन केसेस में। और आरिफ हमीद भट्टी साहब का ये दावा था, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत की एक अहम शख्सियत जो बहुत बड़े कानूनी माहिर हैं और अब इस वक्त हुकूमत में है, बहुत ब्रिलियंट लीगल माइंड है, वो ऑलरेडी अब एफआईए के तमाम मामलात को देख रहे हैं और एफआईए का तमाम केस और फाइलें और तमाम चीज़ें जो होती हैं वो उन तक पहुँचती हैं, और वो अहम इक़दाम उठा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से इन केसेस को कैसे जो है वो वीक किया जाए। दिस ब्रिंग्स अस टू आवर थर्ड पॉइंट, बैक टू द पॉलिटिक्स। वो थर्ड पॉइंट हमारा जो है वो ये है कि लंदन में क्या कुकिंग हो रही है, लंदन के अंदर जो मीटिंग हुई है वहाँ क्या पक रहा है, व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन लंदन। दिस इज़ द थर्ड पॉइंट। देखिए, लंदन में जिस मीटिंग का बहुत चर्चा था, जहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपने की कैबिनेट मेंबर्स को लेकर पहुँचे, जिसके अंदर एहसन इकबाल साहब भी हैं, जिसमें इस वक्त अब ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं, जिसके अंदर ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, जिसके अंदर खुर्रम दस्तगीर हैं, उनके उससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी से पहले लंदन में मौजूद थे, जो नवाज़ शरीफ साहब को मशवरे दे रहे हैं। इसाक डार साहब भी वहाँ पे, और वहाँ पर इसाक डार साहब की रेजिडेंस में एक दिन पहले कोई तकरीबन 5-6 घंटे की बहुत डिटेल मीटिंग हुई, जिसके बारे में पहले स्पेकुलेशन ये थी कि नून लीग का वो धड़ा जो इलेक्शन चाहता है, वो ज़ोर दे रहा है कि इलेक्शन हो। ये बात सही है, नून लीग का वाकई एक ऐसा धड़ा है जो कह रहे हैं कि एक प्रोफेशनल ग्रुप है जो इकोनॉमी और पॉलिटिक्स की वजह से अपनी टॉप लीडरशिप को मसलसल ये कह रहा है कि इलेक्शन जो है वो होने चाहिए और ये जो मखलूत हुकूमत है इसको बहुत देर नहीं चलाना चाहिए। इस हवाले से मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत एक मखलूत हुकूमत है, मखलूत हुकूमत बड़े और मुश्किल फ़ैसले नहीं कर सकती है और इलेक्शन बहरहाल होने ही हैं। और इन इलेक्शन में मेरी आपसे अपील ये है कि नवाज़ शरीफ साहब को 2/3 मेजॉरिटी आप दें। इन्हें एक तरफ से इमरान खान आवाम से 2/3 मेजॉरिटी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ से मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब के लिए 2/3 मेजॉरिटी मांग रही। ताहम जो एनालिसिस आ रहा है पॉलिटिकल एनालिस्ट का, जो इनसाइडर्स का व्यू है, वो ये है कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो जल्दी इलेक्शन कराने वाले ग्रुप में नहीं है। कल रात तक हमारा एनालिसिस ये था, या हमारे कानों में जो खबर डाली जा रही थी कि मोहतरमा मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शन हो। अभी ऐसा अब जो समझ आ रहा है कि अर्ली इलेक्शन ग्रुप में जो PMLN की लीडरशिप है वो लीडरशिप है जो ख़ानदान से नहीं है, जो प्रोफेशनली सोचती है, जो एक सेकंड टियर किस्म की लीडरशिप है, जो सड़कों का माहौल देखती है, इमरान खान की पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को पंजाब में देखती है, इकोनॉमिक हालात देखती है। ये वो लीडरशिप है जो कहती है कि 8 या 10 बिलियन डॉलर की पेमेंट्स होनी है जून तक। ये वो लीडरशिप है जो देख रही है कि जो 10 बिलियन डॉलर हमें IMF से, सऊदी अरब से और UAE से मिलने थे, उनको सऊदी अरब और UAE ने उन तमाम चीज़ों को नथी कर दिया है IMF की ग्रीन स्लिप के साथ कि IMF जो है अप्रूव करे पहले प्लान को, पाकिस्तान को एक फेवरेबल सिग्नेचर करके दे, अप्रूवल दे, उसके बाद ये पैसे मिलेंगे। इसलिए ये लीडरशिप जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर, शहबाज शरीफ साहब पे जोर दे रही है कि आप अर्ली इलेक्शन करवाएं। लेकिन ख़ानदान जो है, जो शरीफ ख़ानदान है, उसके इंटरेस्ट डिफरेंट हैं और वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब की तंबी हुई है, उनको जो झाड़ा गया है, उनकी जो बहुत डांट डपट हुई है, वो इस हवाले से हुई है कि भाई तुम अपने और अपने बेटे के केसेस तो ख़त्म कराने के ऊपर आ गए हो, लेकिन हमारे जो है केसेस, जो नवाज़ शरीफ साहब के केस हैं और जो मरीम नवाज़ के केस हैं, उनका क्या होगा। तो बेसिकली
खानदान ये चाहता है कि उनके केसेस ख़त्म हो। और बहरहाल ये भी एक हकीकत है कि नून लीग के अंदर एक बहुत ज़्यादा एक थिंकिंग पाई जाती है कि अगर नवाज़ शरीफ साहब के केसेस ख़त्म हो जाएँ किसी तौर पे, जो इतने आसान नहीं है ख़त्म करवाने इस किस्म के सियासी माहौल में, तो नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आकर अपनी कैंपेन को रन कर सकेंगे PMLN की। वो चाहे प्राइम मिनिस्टर ना बनना चाहें 4 टाइम, लेकिन अगर वो कैंपेन को रन करेंगे तो नून लीग को लगता है कि उनकी कैंपेन बहुत फंक्शनल, बहुत फाल और बड़ी सक्सेसफुल हो जाएगी, और उसके नतीजे में नून लीग पंजाब के इलेक्शंस को स्वीप कर सकती है। जब नून लीग ये कहती है कि हम इलेक्शंस को स्वीप कर सकते हैं, तो दर हकीकत उनकी जो बैटल ग्राउंड है वो पंजाब ही है, बिकॉज उनके पास अब खैबर पख्तूनख्वा में कोई असर रसूख नहीं है, हज़ारा बेल्ट पर भी उनका असर रसूख बहुत कम है, कराची में उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, अंदरूनी सिंध के अंदर उनकी पेनिट्रेशन नहीं है, बलूचिस्तान में हमेशा इंडिपेंडेंट्स और कोएलिशंस वगैरह बनती हैं। तो अब पंजाब की हैं सीटें 141। नून का बेस्ट केस सिनारियो ये है, वो ऑप्टिमिस्टिकली समझते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब आ जाएं तो हम 141 MNA की सीट्स में से 100 सीटें या उससे ज़्यादा खींच लेंगे। इंडिपेंडेंट एनालिस्ट का ख्याल है कि अभी अगर आज इलेक्शन हो जाए तो नून के लिए पंजाब से 60 सीटें निकालना मुश्किल होगा, और अगर नवाज़ शरीफ साहब आ भी जाएँ तो शायद 80 सीटें वो निकाल सकें पंजाब से इन अ फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। तो ये सिचुएशन है। बट दिस ब्रिंग्स अस टू अनदर सिनारियो, द फोर्थ सिनारियो, कि फिर जरदारी साहब ने वो सिनारियो ये है कि जरदारी और शरीफ ख़ानदान में क्या कन्वर्जेंस हो सकती। इस पॉइंट को समझना जो है बहुत ज़रूरी है कि जब आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज़ शरीफ साहब को फ़ोन करके मशवरा दिया, तो वो उनको क्या मशवरा दे रहे हैं? वो उनको कह रहे हैं कि अगर हम सिचुएशन को हैंडल कर लें, PTI और इमरान खान जो मोबिलाइजेशन खड़ी कर रहे हैं, इसको हम मैनेज कर लें, डिफीट कर दें इसमें तो, और हम जो इलेक्टोरल रिफॉर्म का वो पब्लिकली जिक्र कर रहे हैं, वो दर हकीकत ये कह रहे हैं कि ये टाइम आपको जो मिलेगा नवाज़ शरीफ को, इसमें आपके केसेस ख़त्म हो सकते हैं। यानी ना सिर्फ शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ के केसेस ख़त्म हो सकते हैं, आसिफ अली जरदारी के केसेस ख़त्म हो सकते हैं, बल्कि नवाज़ शरीफ और मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा के केसेस भी ख़त्म हो सकते हैं। और हम इलेक्टोरल रिफॉर्म करेंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो वोट है उसे हम ख़त्म करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो कानून है वो वैसे भी है नहीं मशीनें, उसको ख़त्म करेंगे। और यूँ जब हम अगले साल इलेक्शन करवाएंगे तो हम एक बहुत बेहतर सिचुएशन में होंगे। इमरान खान को हम हैंडल कर चुके होंगे, PTI को हम डिफीट कर चुके होंगे, और हमें इस पे जमना चाहिए। और ये हमारा एक कॉमन इंटरेस्ट है, ये वो है कन्वर्जेंस पॉइंट। सो दोनों शरीफ जरदारी रजीम में जो बेसिक कन्वर्जेंस पॉइंट है वो केसेस हैं जो नैब के हैं, जो FIA के हैं, दोनों ख़ानदानों के ख़िलाफ़। तो ये तो हो गई एक सिचुएशन। अब दिस एक्चुअली और इसी के अंदर आप देखते हैं कि PTI के मुनर्रफ रुकन जो बुनियादी तौर पे बेसिकली जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, 2008 और 2013 तक वो पीपल्स पार्टी में थे, नूर आलम खान साहब, उन्होंने जो एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट बिल दाखिल करवाया जिसकी मुखालफत ट्रेजरी बेंचेस ने और पीपल्स पार्टी और PMLN ने उसकी मुखालफत नहीं की, और लॉ मिनिस्टर ने उसको कमेटी की तरफ यानी तारड़ साहब ने उसको कमेटी की तरफ रेफ़र कर दिया है। ये वो बिल है जो आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की अमेंडमेंट सीक करता है, जिसमें ये कहा गया है, जिसको ये कहा जा रहा है कि दर हकीकत ये एक ऐसा बिल है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान के आने वाले इलेक्शन के अंदर उनको सीटें देता है। लेकिन इसमें जो ट्रिक है वो क्या है? बेसिकली ये ठीक ठाक एक धांधली की जा रही है, ड्रामा किया जा रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देने के नाम पे। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को आप नेशनल असम्बली में 2 सीटें अलग से दे दें पूरे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, जो 10 मिलियन के करीब वोटर पोटेंशली बनते हैं, जिनकी उम्र 18 बरस से ज़्यादा है, और उनको हर प्रोविंशियल असम्बली में 1-1 सीट दे दें, और उनको सेनेट पाकिस्तान में भी 2 सीटें दें। और यूँ अगर ये बिल पास होकर एक्ट बन जाता है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो पूरा का पूरा चैलेंज है, जो मसला है, जो मुसीबत बनी हुई है दोनों जमातों के लिए, PPP PMLN को, इसको आप फारिग कर सकते हैं। अब आइन क्या कहता है, दुनिया की कन्वेंशंस क्या है? आइन पाकिस्तान हक देता है, और उसकी रूह में, उसकी स्पिरिट में अगर आप देखें तो इसीलिए आइन में तरमीम करने की कोशिश की जा रही है आर्टिकल 51 में। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आइन पाकिस्तान की रूह से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपने अपने हल्के और कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डालना है। अगर वो अटक के हैं तो वोट अटक में होगा, अगर लाहौर के हैं लाहौर में होगा, और कराची के हैं कराची में होगा, अगर एबटाबाद के हैं एबटाबाद में होगा, अगर इस्लामाबाद से ओरिजिनेट हैं तो इस्लामाबाद में होगा। यही तरीका पूरी दुनिया में है। जब अमेरिका में लोग सेनेट के या हाउस के जो कांग्रेसमैन जिनको कहा जाता है उनके लिए वोट डालते हैं, या अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए वोट डालते हैं, जो उसमें बैलेट वोट आता है, पोस्टल बैलेट वोट आता है, जैसे कि पिछला जो इलेक्शन हुआ 2020 का, उसमें अंदाजन 50% वोट तो डला ही बैलेट पोस्टल बैलेट था। तो वो सब अपने अपने शहर, अपने अपने हल्के, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ से होते हैं वहाँ उनका वोट जो है वो काउंट होता है, और वो उसी तरह से कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट के सेनेट के डिस्ट्रिक्ट में या जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज है उस हिसाब से उसका होता है। उनको किसी एक जगह पे इकट्ठा नहीं किया जा सकता। तो आप ये कह सकते हैं आसानी से कि नूर आलम खान साहब का जो ये बिल है ये एक तरह से साजिश है
ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसकी वोट के ख़िलाफ़, और ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ जो है इसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत करेगी, लेकिन इस तरह से उसको हल करें। अच्छा, अब इसमें मैं एक और डाइग्रेशन अगर कर लूँ कि हमें ये इस वीडियो में तो इसको डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन पाकिस्तान में जो इस वक्त पोलिटिकल स्ट्रगल हो रही है, ये दर हकीकत पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है, ये फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान की जंग है। क्या फ्यूचर पाकिस्तान का ऐसा होगा जिसमें डिनेस्टीज से निकल के आप एक हकीकी जमहूरियत की तरफ जा सकेंगे? एक ऐसा पाकिस्तान होगा जिसमें रूल ऑफ लॉ होगा, एक ऐसा पाकिस्तान होगा जो दुनिया की वैल्यूज़ का हिस्सा होगा, या वही पुराना गला सड़ा तरक्का पाकिस्तान होगा जिसमें चंद ख़ानदान जो हैं वो हुकूमत करेंगे, उन्हीं के बेटे, उन्हीं के पड़पोते, दादे नाने पोसे नवासे, और उनके जो भांजा भतीजा कल्चर है उसी ने चलना है? इसके ऊपर एक सेपरेट अलग से हमें डिस्कशन करनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे एक दिन पहले रिक्वेस्ट की थी कि मैं एक सेकंड प्लेटफॉर्म को GVS न्यूज़ को यूज़ करना चाहता हूँ इन डेप्थ किस्म के एनालिसिस के लिए और इंग्लिश कंटेंट के लिए। वो वीडियो मैंने की थी, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसके दे दूंगा, और उसको मैं इसकी जो एंड वीडियोज़ हैं, एंड स्क्रीन्स हैं, उसमें भी डाल दूंगा। उसे ज़रूर देखें, आप समझ सकेंगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ। बट नाउ लेट मी कम टू द फिफ्थ मेजर पॉइंट। वो फिफ्थ पॉइंट ये कि जो कुछ इमरान खान साहब ने पोजीशन ली हुई है, एक बार फिर उन्होंने उसका काउंटर प्लान जो है हमजा शहबाज के पास, शरीफ जरदारी रजीम और राना सनाउल्लाह साहब के पास क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अटक में एक बार फिर इमरान खान साहब ने कहा कि 20 तारीख के बाद कॉल दूंगा, और इस कॉल के नतीजे में ना सिर्फ आपने इस्लामाबाद की तरफ आना है, बल्कि आपने अटक में भी निकलना है, और आपने पूरे पाकिस्तान में निकलना है। तो वो हर शहर में और कस्बे से, हर बड़े शहर से एक्सपेक्ट करते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, हर जगह लोग जो हैं वो आएंगे, टाउन स्क्वायर्स में इकट्ठे हो जाएंगे। और ये वो चीज़ है जिस पे शरीफ जरदारी रजीम को असेसमेंट दी गई है कि इसका रास्ता रोकना जो है वो बहुत मुश्किल है, हम रास्ता नहीं रोक सकते हैं, इसीलिए अगली इलेक्शन जो है वो करवाने चाहिए। अब उसका जवाब हमें क्या समझ आ रही है? अब हमें ये समझ आ रही है कि हमजा शरीफ साहब ने, जो इस वक्त डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने पंजाब की इंतज़ामिया को, वहाँ की जो DCs हैं और वहाँ के जो DPOs हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको ये ऑर्डर्स पास ऑन कर दिए गए हैं कि किसी भी शहर से, डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई क्राउड इकट्ठा हुआ 500,000 का और उसने मोटरवे या GT रोड पर चढ़ने की कोशिश की कामयाब, तो वहाँ के DC और DPO को नहीं बदला जाएगा, वो सस्पेंड होगा, उसको सज़ा मिलेगी। तो एक प्लान काउंटर जो है तैयार हो गया है। इसी हवाले से अगर आप राना सनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट देखते हैं, जो आज TV पे चल रही थी, और उसके अलावा मेरा ख्याल उन्होंने ट्वीट भी किया है इसी हवाले से, वो यही कह रहे हैं कि मेरी मर्ज़ी अगर नहीं होगी, मैं अगर नहीं चाहूँगा, मैं अगर इजाज़त नहीं दूंगा, तो 20 लाख क्या, यहाँ 20,000 लोग भी नहीं आ सकते, 20 लोग भी जो हैं वो नहीं आ सकते, और मैं तो वेट कर रहा हूँ इशारे का और हुकूमत का। यानी वो कह रहे हैं कि अगर शरीफ जरदारी रजीम फैसला करेंगे कि लोगों को नहीं आने देना, तो राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला और इंटीरियर हैं, वो इस्लामाबाद की बाउंड्रीज़ को कंट्रोल करते हैं। दूसरी तरफ हमजा शरीफ हैं जो पंजाब में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज, ज़ाहिर है ये कोई फैक्स लेटर नहीं है मेरे पास, लेकिन जो सोर्सेज से मुझे यही पता चला है कि प्लान ये है कि 20 तारीख के फ़ौरन बाद, इससे पहले कि इमरान खान साहब एक कॉल दें, एक मैसिव क्रैकडाउन होगा अक्रॉस पंजाब, इस्लामाबाद और डिफरेंट जगहों पे। और PTI की इमरान खान समेत जितनी भी लीडरशिप है, फर्स्ट ईयर जो लीडरशिप है, सेकंड ईयर लीडरशिप है, वो तमाम जो एक्टिविस्ट हैं, जो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं चीज़ों को, उनको अरेस्ट कर दिया जाएगा, हाउस डिटेन किया जाएगा, या उनको वाकई गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाएगा, ताकि ये जो मोमेंटम और पल्स है इसे तोड़ा जा सके। और उसके बाद मैसिव केसेस लाए जाएंगे। यही FIA जिसकी मैंने प्रोफेशनल कैपेसिटीज़ की बात की कि पकड़ने में तो बहुत तेज़ है माशाल्लाह, लेकिन केसेस नहीं चला सकते। लेकिन केसेस चलाने में कौन इंटरेस्टेड है? मकसद तो ये है कि जो पॉलिटिकल मोमेंटम है उसे तोड़ा जाए। तो इमरान खान साहब समेत तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो कुछ कर सकते हैं, बहुत से केसेस आएंगे और वो केसेस शुरू हो जाएंगे, और इस तरह से इस पूरी मूवमेंट का को रास्ता जो है रोकने का जो प्लान है। अब एनालिसिस क्या बनता है? एनालिसिस 2 लाइनों का बनता है। वो एनालिसिस ये बनता है कि अगर तो इमरान खान साहब के पास कोई काउंटर स्ट्रेटजी है क्रैकडाउन से बचने के लिए, और अपनी PTI की लीडरशिप को और PTI के लोगों को पंजाब से निकालने के लिए, और उनको दरियाए सिंध पार करवाने के लिए, जो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से आएंगे वो कैसे अटक से आगे आएंगे, बुरहान इंटरचेंज से, पुलों से कैसे आएंगे, अगर तो तहरीक इंसाफ के पास कोई स्ट्रैटेजी है इस क्रैकडाउन को हैंडल करने की, तो फिर तो शरीफ जरदारी रजीम को जाना पड़ेगा एक इलेक्शन की तरफ। लेकिन अगर इमरान खान साहब ये क्रैकडाउन हैंडल नहीं कर सकेगी तहरीक इंसाफ, तो फिर इलेक्शन समझें कि उनको सिक्सर लगेगा, और इलेक्शन जो है शायद इस साल नहीं हो सकेंगे। ये अब तक की सूरत हाल है, ये बदल सकती है किसी भी वक्त। अब से कोई घंटा पहले हमने देखा, आधा घंटा पहले कराची सदर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसके नतीजे में कम से कम 1 जान हलाकत हुई है और 9 के करीब लोग जो हैं ज़ख्मी। जब भी इस किस्म की दहशत गर्दी होती है, और ख़ास करके कहीं पे भी हो, कराची में हो, दुनिया में हो, दहशत गर्द के पीछे कोई खड़ा होता है और कोई मैसेज और कम्युनिकेशन देने की कोशिश की जा रही होती है। ये करवाने वाला कोई भी हो सकता है,
वो पाकिस्तान के अंदर हो सकता है, पाकिस्तान से बाहर हो सकता है, लेकिन हर एक्ट ऑफ टेररिज्म एक कम्युनिकेशन होता है। ये भी हमें देखना पड़ेगा कि ये एक आइसोलेटेड इवेंट हुआ है या ये भी कोई सिलसिला ना चल निकले। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।